गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 28 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। देखिए यूक्रेन क्राइसिस का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है और यह रोल डोमेस्टिकली भी हो सकता है, यह रोल इंटरनेशनली भी हो सकता है। और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ से एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आप ट्रैक करते रहिए। देखिए भाई, ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डीप चले जाइए और आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाइए जियोपॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और वैसे भी जब से यूक्रेन और रशिया क्राइसिस चल रहा है तब से न्यूज़पेपर वाले ज़्यादातर इसी इशू के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ आपको इसी के आसपास देखने को मिलती हैं। तो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो न्यूज़ पहले आती थी वो स्पेस अभी इस न्यूज़ ने ले लिया है। तो थोड़ा सा तो खैर रेलेवेंस कम हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी उसको हम लोग करेंगे डेफिनेटली। अगली जो न्यूज रहेगी वो रहेगी यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड इंडिया। आप सभी को पता है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने जो है वॉकआउट इन द सेंस कि इंडिया वाज अब्सटेन्ड। अब्सटेन का मतलब होता है कि इंडिया ने ना तो यूक्रेन के पक्ष में वोट किया और ना ही इंडिया ने रशिया के पक्ष में वोट किया। बेसिकली इंडिया वाज ए न्यूट्रल पोजीशन। वो तो हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला। अभी वोटिंग होने वाली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। उसमें इंडिया क्या रोल प्ले करेगा वही आज इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अगला जो आर्टिकल रहेगा, न्यूज रहेगी, वो रहेगी डीआरडीओ और फ्रांस की कोलैबोरेशन के बीच में। ये किस तरह की कोलैबोरेशन है, छोटी सी न्यूज है, बिल्कुल 2 मिनट की। इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन बिल्कुल फंसे हुए हैं। 18,000 से 20,000 के लगभग हमारे इंडियन सिटीजन्स और नेशनल्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए भरपूर हो रही है बातें। क्या होगी, कैसे निकलेंगे वो लोग, कि क्या रास्ता वो ले रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको लेके यहाँ पे की न्यूज़ रहने वाली है, तो जिसको आज हम लोग इस न्यूज़ में कवर करेंगे। उसके बाद रहेगा स्विफ्ट एंड रशिया। देखिए ये भी बहुत न्यूज़ में है। यहाँ से तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में तो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि जब से ये क्राइसिस चल रहा है तब से स्विफ्ट लगातार न्यूज में है। ये स्विफ्ट क्या है, क्या ये काम करता है, कैसे ये काम करता है, इसका रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये आज का एक्चुअली एक्सप्लेनर सेक्शन है, तो एक्सप्लेनर सेक्शन से इसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगला जो है वो भी एक्सप्लेनर सेक्शन ही है। देखिए बेस इरोजन को लेके यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बेस इरोजन को लेके, बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट मेकिंग। हाँ, अभी कनाडा में जो है इसके रिगार्डिंग कुछ कानून आया है, उसमें बात करेंगे। हालांकि कानून ये कनाडा वाला है लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, तो इसको आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है। फिर आज का जो एडिटोरियल सेक्शन आता है वो आता है प्लास्टिक वेस्ट को लेके, चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस। तो जीएस पेपर 3 में हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी से बहुत बढ़िया यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन बनता है। एकदम बना बनाया कंटेंट आपको मिलने वाला है इस आर्टिकल में। तो इस तरह के आर्टिकल जब भी आते हैं ना, तो इसको अपना बेटा सेव कर लिया करो। जहां पे भी आप अपने डिजिटल नोट्स वगैरह बनाते हो ना, वहां पे इसको सेव कर लिया करो। तो फ्यूचर में कभी भी जब आपको एक टॉपिक तैयार करना हुआ, मान लो प्लास्टिक वेस्ट वाला करना हुआ, तो आराम से वहां पे सर्च में जाके प्लास्टिक वेस्ट टाइप कर सकते हो और यही आर्टिकल आपका वहां पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज ने आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस किया इसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसका एक रिकॉर्ड भी आप अपने आप को रखो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो देखिए आप मैगजीन वगैरह कवर करते ही हो, आप विजन 360 या कोई भी करते होंगे, लेकिन मेंस के लिए मैगजीन्स वगैरह ऐसा सच नहीं आती है मार्केट में। मेंस के लिए आपको कंटेंट या तो आपके जो क्लास नोट्स है वहां से कलेक्ट करना पड़ता है या फिर न्यूज़पेपर से आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो न्यूज़पेपर का जो कंटेंट है ना मेंस के लिए, वो यही होता है, जो कि एडिटोरियल्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वहां से बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है मेंस के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीधा आज के न्यूज़पेपर की। देखिए कल हम लोग एनालिसिस नहीं लेके आ पाए थे क्योंकि कल मैं थोड़ा आउट ऑफ दिल्ली था और घर से बाहर था मैं, तो नहीं आ पाया था। लेकिन अभी कोशिश करेंगे रेगुलरली आपके लिए एनालिसिस लेके आए। देखिए हमें भी चिंता रहती है, सिर्फ आपको ही चिंता नहीं रहती, एनालिसिस की चिंता हमें भी रहती है। आई नो बहुत समय से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और डेफिनेटली इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज एक खास दिन है दोस्तों। क्या खास दिन है? देखिए आज है नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज है। क्यों मनाया जाता है? देखिए ये जो है सीवी रमन जी हैं, सर सीवी रमन,
और इनकी याद में बेसिकली मनाया जाता है। 1928 में इन्होंने एक खोज की थी, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था डेफिनेटली। और बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी रहे हैं। देखिए ये लेक्चर दे रहे हैं इस समय, और आप इनकी हैंड राइटिंग में फोकस करो यार, देखिए कितनी ज़बरदस्त हैंड राइटिंग है। ऐसा लगता है कि कोई गूगल फॉन्ट है एकदम, ऐसा लगता ही नहीं कि किसी इंसान ने इस राइटिंग को लिखा हुआ है ना। और बहुत ज़बरदस्त। यूजली लोग ऐसा बोलते हैं कि जो जीनियस लोग होते हैं ना, उनकी राइटिंग खराब होती है। यूजली ऐसा सुनने को मिलता है। क्यों होती है? देखिए ऐसा होता है ना, तो जीनियस लोग होते हैं, उनका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, उनका ब्रेन चलता है बहुत फास्ट, लेकिन उनके हाथ जो है ना, उतने फास्ट नहीं चल पाते। तो उनके हाथ को उनके ब्रेन के साथ अगर सिंक करना है तो डेफिनेटली हैंड राइटिंग बहुत फास्ट लिखनी पड़ती है इस तरह से। तो कई बार हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। लेकिन मैं तो इतना खास इस बात को मानता नहीं। देखिए सीवी रमन जी इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, इनकी बहुत ज़बरदस्त हैंड राइटिंग है। और हैंड राइटिंग भी ज़बरदस्त है, दिमाग भी ज़बरदस्त है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है वो जीनियस होते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट इस तरह से अप्लाई नहीं होती। हाँ, लेकिन जो काफ़ी ऐसे जीनियस देखे गए हैं जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है, लेकिन जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है वो जीनियस नहीं होते। तो कहीं ऐसा ना सोच लेना आप लोग खुद में कि मेरी हैंड राइटिंग सर बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आती। तो वैसे भी यूपीएससी के हिसाब से आपको हैंड राइटिंग इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि कम से कम वो लेजिबल हो, पढ़ने लायक हो। पता लगे आपकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है कि ऐसा लगा आप खुद ही उसको 5 मिनट के बाद नहीं पढ़ पाते हो, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है भैया यूपीएससी के अंदर, ठीक है? तो अगर आप जो आंसर लिख रहे हो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि पढ़ने लायक रहे, एग्जामिनर तभी तो पढ़ेगा, उसको नंबर देगा ना आपको। तो थोड़ी अगर किसी भी स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, आपको लगता है कि आपको हैंड राइटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपनी हैंड राइटिंग में काम कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। किस लिए नोबेल मिला था इनको? नोबेल मिला था किसके लिए? इन्होंने डिस्कवरी किया था जिसे कहते हैं रमन इफेक्ट। बेसिकली जब भी जो सनलाइट होती है, सनरेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, जब भी वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती हैं तो उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है? इसी को कहा जाता है रमन इफेक्ट। और बहुत सारी चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत यूज़ होता है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस साल का नेशनल साइंस डे का जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार वो अप्रोच वगैरह आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आज के मेन आर्टिकल के ऊपर, जो है कि इंडिया इज एंगेज्ड विद ऑल पार्टीज ऑन द यूक्रेन। ये ऑल पार्टी कौन कौन सी हैं? ऑल पार्टी का मतलब ये है कि भैया यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन्हें कहा जाता है ऑल पार्टीज। जैसे यहाँ पे यूक्रेन है, रशिया है, पोलैंड है, रोमानिया है, यूएसए है ना। रोमानिया और पोलैंड और ये कहाँ से आ गए? ये भी आ गए क्योंकि ये यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे है जी आपका पोलैंड, यह है आपका स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सब इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। यूक्रेन तो खैर है ही, और यहाँ पे आ गया रशिया, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब यूक्रेन तो देखिए नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड ये सब नाटो का पार्ट है। नाटो का पार्ट मतलब ये है कि नाटो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। कितनी कंट्री हैं? मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया, अगर आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा। आप तो मुझे ये बताओगे कितनी कंट्री है भैया नाटो के अंदर, ये भी बताओ। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट, तो बात का मजा ही आ जाएगा। चलिए, और आप ये भी बताओ यार, आजकल फिनलैंड को लेके भी बहुत इशू चल रहे हैं। रशिया बार बार फिनलैंड को भी धमकियां दे रहा है और स्वीडन को भी धमकियां दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्या स्वीडन और फिनलैंड नाटो का पार्ट है? थोड़ा बताओ मुझे। नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो वो भी बता दो, ठीक है? तो ये जो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टियां को नजर आ रही है ना, इन सब से इंडिया बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि भैया इंडिया के एक तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे इस समय ट्रैप हो गए हैं, बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि वहाँ पे एमबीबीएस करने जाते थे। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, क्योंकि भैया इंडिया में एमबीबीएस करना बहुत मुश्किल है। आप ये मान के चलिए, अगर आप इंडिया में या प्राइवेट कॉलेज से अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो उसकी फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कोई डोनेशन भी देना पड़ता है, हॉस्टल की फ़ीस होती है, 5 साल का कोर्स होता है, तो 40 से 50 लाख रुपए लग जाते हैं आपके एमबीबीएस करने में प्राइवेट कॉलेज से इंडिया में। लेकिन अगर आप यूक्रेन में जाते हो, नेपाल में जाते हो, वही एमबीबीएस आपकी 15 से 20 लाख रुपए में हो जाती है। उसके बाद आप जब इंडिया में आते हो तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप इंडिया में आकर आराम से डॉक्टरी कर सकते हो। तो भैया 50-60 लाख रुपए खर्चा करने बजाय 20-25 लाख रुपए खर्चा कर लो, है ना। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये कि यही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है। देखिए रशिया और इंडिया के रिलेशन है काफ़ी क्लोज, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो यूक्रेन और वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को, मोदी जी को लगातार फोन करके ये कह रहे हैं कि अगर हो सके भाई साहब तो आप रशिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए। हालांकि इंडिया रशिया के ऊपर प्रेशर बना नहीं सकता, लेकिन फ्रेंडली लेवल पे तो आप बात कर ही सकते हो ना कम से कम। तो उन्होंने एक्चुअली उनके बोलने के बाद मोदी जी ने उनको फोन भी किया, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को भी फोन किया और रशिया के भी मतलब पुतिन को भी फोन किया। देखिए क्या बात हुई होगी क्या नहीं होगी वो तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर बोला होगा कि भैया लड़ाई लड़ाई बंद करो, है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत से काम चलाओ, ठीक है, शांति से रहो। इंडिया ऐसी ही बातें करता है हमेशा, यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो करो, है ना, जो पहले जो है मिन्स्क जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो कीजिए, उसके अलावा जो है नॉर्मंडी फ्रेमवर्क था उसको फॉलो कीजिए, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, नॉर्मंडी फ्रेमवर्क क्या होता है, मीन्स का प्रोटोकॉल क्या था, हम लोगों ने किया था 2-3 दिन पहले। तो इंडिया ने यही कहा होगा सर उनको फॉलो कीजिए शांति से। देखिए इंडिया हमेशा शांति की ही बातें करता है, हम लोग लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, तो इसी तरह की कुछ बातचीत किया होगा, है ना। इंडिया टू फेस टफ चॉइसेस एट यूएनजी, देखिए ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, 2 दिन पहले रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें इंडिया ने ना तो यूक्रेन के फेवर में वोट किया था ना ही रशिया के फेवर में किया था, तो इंडिया वाज बेसिकली अब्सटेन्ड। और ये रेजोल्यूशन क्यों पास किया गया था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो है वो रशिया को आइसोलेट करना चाहती थी, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं भैया, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। पास्ट में रशिया ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो उसमें भी इंडिया ने सपोर्ट किया, चाहे वो 370 हटाना हो या उससे पहले भी कश्मीर के मुद्दे रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट किया गया है। कारगिल वाले समय में भी इंडिया को रशिया ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और भी बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। तो भैया जब अब रशिया को हमारी ज़रूरत है तो इंडिया ने भी कहा कि देखिए भैया हम लोग यूक्रेन के फेवर में वोट नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है अब्सटेन हो गए, मतलब आइसोलेटेड हो गए, मतलब आइसोलेटेड इन द सेंस कि हम लोगों ने वोट ही नहीं किया। तो ये तो बात होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और वैसे भी रशिया इसका परमानेंट मेंबर है, रशिया ने इसको वीटो कर दिया तो वैसे भी पास नहीं हो पाया। जब कोई एक कंट्री वीटो कर देती है तो वो पास नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो हो गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात। अब बात आती है यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात आती है। इसमें 193 कंट्रीज होती हैं और ये कंट्री भी जो है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर वोट कर सकती हैं। हालांकि ये जो वोट करती हैं वो उसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता जितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, बट ठीक है फिर भी होता ही है। तो अभी तक तो इंडिया ने न्यूट्रल अप्रोच अपनाई थी, लेकिन वो यहाँ पे क्या अप्रोच अपनाएगा वो थोड़ा सा भी देखना रहेगा। तो आज ही शायद ये वोट होने वाली है, तो कल हम लोग इस न्यूज़ को कवर करेंगे डेफिनेटली। और देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है ना एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल बेचारे इसको गालियाँ भी बहुत पड़ रही हैं। क्यों पड़ रही हैं, देखिए लोग कह रहे हैं कि भैया यूनाइटेड नेशन जो है वो एक बेकार संस्था है, कुछ कर नहीं पाती है, इनइफेक्टिव है ना, वो बस भाषणबाजी करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। गालियां भी बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन दोस्तों बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो है 6 ऑर्गन होते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए ये होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये है जनरल असेंबली। इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। तो ये वोट कहाँ होने वाला है, यहाँ पे पहले नंबर पे वोट होने वाला है। थोड़ा इसके बारे में आपको जानना है तो आप जान सकते हो। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है जनरल असेंबली वो कहाँ है, वो है जी न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, वॉशिंगटन के अंदर बहुत सारे हैं, जेनेवा में बहुत सारे हैं, पेरिस में बहुत सारे हैं। इसी लाइन में आप मुझे ये बता दीजिए कि WHO और IMF, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर बता दोगे तो आज का मेरा दिन बन जाएगा, और आई होप आप मेरा दिन अच्छे से बनाओगे। तो बता दो क्या है जरा एक बार फटाफट। तो 1945 में जो है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है वो हुआ था, पास हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन को पास कर दिया गया। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। अभी 193 कंट्रीज़ हैं, आपको बाकी चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पर जाके आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके पास होती है जी वीटो पावर, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर किसी भी कंट्री के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। हर कंट्री की वोट की एक वैल्यू होती है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे वीटो नहीं कर सकता। तो बड़ा हो या छोटा हो, डजेंट मैटर भैया। यहाँ पे मालदीव की वोट की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी USA की वोट की वैल्यू है। तो ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो भैया पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है ही नहीं, है ना। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे सिर्फ 15 ही मेंबर होते हैं, तो बाकी लोग तो होते ही नहीं। इन 15 में से भी जो 10 होते हैं
उनकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है ना। लेकिन जो 5 होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ साफ्रान टू डेवलप इंजन फॉर द एयरक्राफ्ट। साफ्रान जो है वो फ्रांस की एक कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है, इंजन बनाती है। किस चीज़ के इंजन बनाती है? हर जगह हर चीज़ के इंजन बनाती है भैया। ये आपके रॉकेट लॉन्चर के इंजन बनाती है, सेट आपके जो है खासकर जो आपके जो जेट प्लेन्स होते हैं ना, जेट, उनके इंजन बनाती है, ठीक है। तो डीआरडी और इन्होंने किया आपस में कोलैबोरेट। ये लोग क्या करने वाले हैं, ये इंजन बनाएंगे, ठीक है। 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कम्बाट एयरक्राफ्ट का इंजन बनाएंगे, जिसमें लोग कुछ हैं जो जेट को डेवलप करेंगे और उसको फिर बाद में जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर उसको इंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको ये कंपनी का नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है दैट दिस कंपनी वाज रिसेंटली न्यूज, ये कौन सी कंट्री की कंपनी है, बस वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इंडिया की जो इस समय गवर्नमेंट है, यानी कि जो मोदी सरकार है, वो प्राइवेट सेक्टर को तो खूब प्रमोट करती ही करती है ना, और हर सेक्टर में करती है, हर सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर में भी जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बातें होती भी हैं, हो भी रही हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी वो आ भी गई हैं डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फॉर सम पोलिश बॉर्डर टर्न्स ए ब्रिज टू फार। देखिए पोलिश बॉर्डर, पोलिश का मतलब यहाँ पे कह रहा है, ये पोलैंड कह रहा है, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड। बॉर्डर टर्न्स टू ब्रिज टू फार। देखिए हो क्या रहा है भैया, ये की है इधर कीव, ठीक है, कीव। और यहाँ पे ये जो छोटी छोटी आपको कंट्रीज नजर आ रही है ना, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। इन मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट हैं। तो हो क्या रहा है, ये मतलब यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है वो आप सबको पता है, बम्बार्डमेंट हो रही है भयंकर तरह से। वहाँ पे खाने को कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, समस्या तो खैर है ही। तो बहुत सारे इंडिया के बच्चों ने क्या किया, वो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो रोमानिया की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है, रोमानिया भी जा रहे हैं। तो इंडिया की जो सरकार है उसने पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की एम्बेसी से बात की है, ये लोग हमारे स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं अपनी कंट्री में, वो भी बिल्कुल वीज़ा फ्री। तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ से इंडियन एयरफोर्स या कोई और एयरलाइन आपको निकालेगी और इंडिया में लेके जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि मान लो ये कीव है या यहाँ से फिर आपको आना है, तो ये तो भैया कहीं बहुत कहीं मतलब 100, 800, 1000, 12,000 किलोमीटर का रास्ता है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कैसे आओगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन देखिए ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो आ भी रहे हैं पोलैंड के बॉर्डर पे। तो क्या पोलैंड के बॉर्डर पे आने के बाद समस्या सोल्व हो गई? नहीं, यहाँ पे भी समस्या है। समस्या क्यों है, आपको इस बात का पता ही है। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोगों ने यूक्रेन के फेवर में बात नहीं किया, जिसकी वजह से यूक्रेन वाले हमसे हैं गुस्सा, और वो गुस्सा यहाँ पे बॉर्डर पे उतार रहे हैं। अब हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे कीव से निकल के वो जो है पोलैंड के बॉर्डर पे आ गए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनको हरास कर रही हैं, है ना, क्योंकि वो हम इंडिया वालों से गुस्सा हैं। वो वीमेन को तलाव कर रहे हैं, जो गर्ल्स हैं, वीमेन हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको तलाव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मैन हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ मारा पीटी भी हुई है वहाँ पे, कुछ लोगों को मारा भी गया है, ठीक है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, तो इसी को लेके जो है थोड़ा सा ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग पे हरासमेंट हो रही है पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के बॉर्डर पे एंड ऑल दैट, वो सारी सारी चीज़ें है ना, गर्ल्स को अलाउ करा है। जो चीज़ें बेसिकली मैंने आपको बताई है वही सारी सारी चीज़ें हैं। जो अंडरग्राउंड जो टनल्स बने हुए हैं, जैसे मेट्रो टनल्स हो गए या बंकर बने हो गए, वहाँ पे इंडिया के सिटीजन जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं, ट्रैप। और कल मैं ट्विटर देख रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया के स्टूडेंट को भी जो है रशिया के अगेंस्ट में हथियार उठा लेने चाहिए। ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जब आप यूक्रेन में रहते हो, है ना, वहाँ पे एमबीबीएस करते हो, तो कुछ स्टूडेंट को जो है यूक्रेन, जब जब यूक्रेन की आम जनता रशिया के अगेंस्ट में हथियार उठा रही है, तो इंडिया वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो? देखिए पर्सनली मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। आप बता सकते हो कि क्या ऐसा करना चाहिए इंडियन स्टूडेंट को? अगर आप वहाँ पे होते तो क्या आप यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार उठाते? कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने का जरूरत नहीं है किसी से, आराम से खुल के बताइए, ठीक है, अच्छा बुरा न्यूट्रल जो भी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यूक्रेन की क्राइसिस के बाद एक आवाज लगातार उठ रही है, वो ये है कि भैया रशिया को कर दिया जाए बैन।
किस चीज से बैन कर दिया जाए? स्विफ्ट से बैन कर दिया जाए। स्विफ्ट, देखिए क्या है समस्या। मान लो आप अभी जो है रशिया में हो, ठीक है, रशिया के, और आप हो मान लो आप जो है ब्रिटिश सिटीजन हो, ब्रिटिश सिटीजन हो। और ये ब्रिटिश सिटीजन जो होगा इसके पास तो ब्रिटेन के बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, है ना, यूक्रेन ब्रिटेन के बैंक का ही क्रेडिट कार्ड होगा ना। लेकिन ये आदमी रह रहा है रशिया के किसी होटल के अंदर, तो रशिया के होटल में अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। लेकिन रशिया का जो होटल है वो तो ब्रिटेन के बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो रशिया के ही किसी बैंक से जुड़ा हुआ है, मान लो XYZ से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, जब ये ब्रिटिश सिटीजन अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करता है रशियन बैंक में, तो इस ब्रिटिश बैंक के बीच में और रशियन बैंक के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं। और जब एक बार इस यूजर की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है तो पैसा इसके क्रेडिट कार्ड से बैंक के अकाउंट में जमा हो जाता है ना। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। मान लो एक ब्रिटिश सिटीजन को एक जो है जर्मनी के किसी सिटीजन को पैसे देने हैं, तो जर्मनी के सिटीजन का खाता तो किसी और बैंक में है, ब्रिटेन वाले का खाता किसी और बैंक में है। तो होता क्या है, जब ये आदमी इसको ट्रांसफर करता है तो पहले एक सिस्टम होता है बीच में, वो सिस्टम जो है वो मैसेजिंग सर्विस होती है, जिससे दोनों की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। एक बार आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है, पैसा आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है क्या? स्विफ्ट कहा जाता है, ठीक है, स्विफ्ट। देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्विफ्ट, ठीक है। तो ये क्या है स्विफ्ट? ये जो है यूएसए, यूरोप और सेवरल अदर वेस्टर्न नेशंस आर मूविंग टू एक्सक्लूड रशिया एंड द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक। इनका कहना है कि भैया हम लोग स्विफ्ट से रशिया को एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आप ये समझ लीजिए, अगर स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया तो कोई भी दुनिया का आदमी रशिया के बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। जो भी इन्वेस्टर रशिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी रशिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये पूरे का पूरा मामला है। अभी तक तो खैर रशिया को स्विफ्ट से अलग नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा फ्यूचर में हो सकता है 1-2 दिन के अंदर कि ऐसा भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो रशिया की इकोनॉमी जो है बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी। वैसे भी रशिया की इकोनॉमी बॉटम पे ही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बचा कुचा भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो स्विफ्ट पूरा क्या है? मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली फॉर क्विक एंड फॉल्टलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब पैसे का जो लेना देना होता है, ट्रांसफर करना होता है, उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही फास्ट और एकदम फॉल्टलेस मतलब रिलायबल मेथड होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1973 में इसको पहली बार यूज किया गया था और 1971 में ग्लोबली शुरू हो गया था। उस समय इसके अंदर 518 इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे 22 कंट्री में, लेकिन आज के समय में कम से कम 11,000 बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं और 200 से ज़्यादा कंट्री और टेरिटरीज के अंदर ये काम करता है। तो बहुत बड़ा सिस्टम है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनली आज जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब की सब जो है वो स्विफ्ट का यूज़ करके होती हैं। अगर स्विफ्ट नहीं होगा तो ये ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, स्विफ्ट एक सिर्फ मैसेजिंग सर्विस है जो कि यूजर की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए यूज की जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे आप कोई सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, कोई यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते, ठीक है, सिर्फ मैसेजिंग सर्विस है। जैसे आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हो। बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्विफ्ट, तो वहां पे आपको 3-4 स्टेटमेंट वो ऐसे ही देगा। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बता दिया आपको मैंने, बेल्जियम में है। और जो G10 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी सारी कंट्री जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो बेल्जियम का बैंक ही है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके जो बोर्ड मेंबर होते हैं उसके अंदर 25 मेंबर होते हैं, ठीक है, इसके बोर्ड के अंदर, जो कि इसकी पूरी मैनेजमेंट को संभालते हैं। तो अगर स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया तो क्या होगा वो आपको चीज़ मैं बता चुका हूँ। इन्वेस्ट वगैरह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, पैसे के ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए रशिया के अंदर इस समय पूरी तरह से पैनिक है। वहाँ के लोग भी पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं, क्योंकि अगर एक बार रशिया भैया स्विफ्ट से निकल गया ना तो बस साहब से समझ लीजिए कि रशिया के जो है राम नाम सत्य हो जाएगा फाइनेंशियली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनेडाज डिजिटल सर्विस टैक्स एंड द USTR अपोजिशन, ये पूरे का पूरा मामला क्या है देखिए, एक्सप्लेनर सेक्शन है। पूरे का मामला कुछ आपको ऐसे बता देता हूँ कि देखिए कनाडा है ना, अब कनाडा के अंदर बहुत सारी USA की फर्म काम करती हैं, सिर्फ USA की ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्री की, जैसे फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, है ना, गूगल हो गया। अब ये कंट्री क्या करती हैं, ये है बहुत ही चतुर चालाक कंपनी है। कैसे?
वो बताता हूँ आपको, लेकिन पहले मामला क्या है वो पूरा देख लीजिए। यूएसए ने जो है, यूएसए की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने कनाडा के डिसीजन को अपोज किया है। वो डिसीजन क्या है, वो पूरा मामला क्या है, वो इस पूरे आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे फेसबुक, गूगल और एप्पल जो कंपनीज हैं, अब ये कंपनी तो है अमेरिकन कंपनीज हैं, है ना, ये है अमेरिकन कंपनीज, लेकिन ये फंक्शन कहाँ करती हैं, ये फंक्शन करती हैं इंडिया में, चाइना में, कनाडा में, वियतनाम में करती है ना। तो भैया प्रॉफिट तो कमाती हैं ये इंडिया से, कनाडा से, चाइना से, लेकिन टैक्स पे करती हैं कहाँ, या तो अमेरिका में टैक्स पे करती हैं, फिर आयरलैंड में। आयरलैंड का मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे मॉरिशस हो गया, साइप्रस हो गया, जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं। तो भैया पैसा तो कमाया आपने इंडिया से, टैक्स पे किया आपने आयरलैंड में। अब आयरलैंड में आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स वो बहुत ही कम होता है, तो ये कंपनियां जो है बहुत ही ज्यादा घोटाला करती हैं। पैसा कमाएंगी इंडिया में और टैक्स पे करेंगे यूएसए में या फिर आयरलैंड में। तो इसी तरह की चीजें हो रही थी कनाडा के अंदर भी। कनाडा ने कहा कि भैया देखो ये बहुत हो गया, अब आपका नाटक नहीं चलेगा। अगर आप कनाडा के अंदर प्रॉफिट कमाते हो तो आपको अपने प्रॉफिट का 3%, जो कि काफी होता है, वो कनाडा के अंदर चुकाना पड़ेगा। इस तरह का एक डिसीजन कनाडा ने लिया, जिसके अगेंस्ट में अमेरिका का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कनाडा को दिन रात गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको ऐसा नहीं भी करना चाहिए। तो ये जो है बनता है पूरे का पूरा मामला। अब ऐसा ऐसा तो नहीं है कि अभी हो रहा है, ये तो भैया बहुत सालों से हो रहा है। तो क्या पहले इसके लिए एफर्ट लिए गए हैं? हाँ, लिए गए हैं। बता देता हूं क्या है अभी, क्योंकि इस चीज को हम लोग पहले कर ही चुके हैं कि जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, ठीक है, पहले G7 और फिर बाद में ओईसीडी कंट्री ने, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे। 2023 में ये लागू होने वाला है एंड तक, मतलब इसका टाइम पीरियड तो यही है। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हाँ अभी तक तो फिलहाल डेडलाइन यही है, एंड ऑफ 2023। तो ओईसीडी की अभी पिछले साल ही मीटिंग हुआ था। इन्होंने कहा था कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये एक कुछ मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगी। कितना रखा था लिमिट? 15%। कहने का मतलब ये है कि भैया आप चाहे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हों, चाहे वियतनाम में कर रहे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हों, जितना भी प्रॉफिट आप कमाते हो, मार्क जुकरबर्ग भैया, आप अपनी कंपनी का 15% टैक्स जो है वो पे करोगे ही करोगे। मान लो इन्होंने 5% कहां पे कर दिया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पे कर दिया, तो 10% इनको यूएसए के अंदर पे करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 15% तो करना ही पड़ेगा। और इंडिया भी इसका पार्ट है ना। 130 कंट्री से ज्यादा कंट्री ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इस बात पे अग्री किया है कि हाँ हम इन कंपनी के ऊपर एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे। ठीक है, डेट क्या है? 2023 की डेट है। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, प्रॉफिट कहीं और, टैक्स कहीं और, हेडक्वार्टर कहीं और, इसको कहा जाता है बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में कंपनीज ने डिसीजन लिया था, ओईसीडी की कंपनीज ने, कि भैया इन कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, 25% जो रेजिडुअल प्रॉफिट होता है, उसका कुछ पार्ट ये लोग टैक्स के रूप में पे करेंगे। मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, बहुत अच्छे से भी डिटेलिंग हम लोगों ने इसमें किया था। इंडिया भी इसकी पार्टी है, ठीक है, इंडिया भी इसका पार्टी है। लेकिन ये होने के बावजूद भी कनाडा ने जो है नया टैक्स क्यों लगाया, और यूएसए जो है जिसको अपोज कर रहा है? देखिए कनाडा ने कहा कि भैया देखिए मुझे आपके इरादे सही नजर नहीं आते हैं। आपने मुझे वादा किया कि 2023 तक जो है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, लेकिन मुझे आपके ऊपर ना भरोसा नहीं है। अगर अगर आपने 2023 तक उसको नहीं किया तो ये जो नया टैक्स है ना उसको मैं अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर आपने 2023 तक कर दिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कनाडा का जो कानून है वो कल से ही लागू हो जाएगा, नहीं नहीं, ये हो जाएगा 2024 से लागू होगा, अगर 2023 तक जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो। ठीक है, तो यह ऐसा कुछ उसने जो है यूएसए को कहा है। तो अभी यूएसए के ऊपर और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जो है जिम्मेदारी आ गई है कि वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स को जल्दी से जल्दी, जिसे ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को जल्दी से जल्दी लागू करें। इंडिया भी इसका पार्टी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो है आज का एडिटोरियल सेक्शन। क्या कहता है? पूरे का पूरा एडिटोरियल सेक्शन जो है वो प्लास्टिक प्रॉब्लम के आसपास में घूमता है। चैलेंजेस क्या है, वो पूरे का पूरा मामला है। देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, इसने एक रिपोर्ट इशू किया।
और ये रिपोर्ट आप एज इट इज डायरेक्ट अपने एग्जाम के अंदर कोट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। क्या कहा है उस रिपोर्ट में? तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक 2040 तक जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है जो कि हम अपने ओशियंस वगैरह के अंदर डालते हैं वो हो जाएगा 3 गुना, ट्रिपल हो जाएगा। अगर हम लोगों ने कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया तो, अगर इसी स्पीड से हम लोग बढ़ते रहे तो ट्रिपल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अपने एफर्ट्स को लगातार बढ़ाने की जरूरत है अगर हम लोगों को प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करना है तो, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, इश्यू एंड द इम्पैक्ट, ये क्या है पूरे का पूरा मामला थोड़ा देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है? देखिए इसका क्या मतलब होता है, मान लो एक कंपनी है, मान लो कोई रिलायंस है कंपनी है, ठीक है, रिलायंस ने जो है किसी जगह पे कोई अपना प्लांट ओपन किया है, ठीक है, प्लांट ओपन किया है और उसी प्लांट के बगल में जो है एक छोटा सा गांव है, ठीक है, उसी गांव में एक गांव है। अभी ये गांव वाले क्या हैं, ना तो ये रिलायंस के प्रोडक्ट को यूज करते ना ही उसको ये खरीदते, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्लांट का नेगेटिव इंपैक्ट इस गांव के ऊपर पड़ रहा है ना। वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। जैसे मान लो कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, अब आप सिगरेट नहीं पीते हो लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आपके ऊपर भी पड़ेगा, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो ये जो प्लास्टिक होता है ना, तो देखिए मैंने इसके डेफिनेशन भी शायद यहाँ पे कहीं डाला था कि एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है। हाँ, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज अकर व्हेन अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड और कंजप्शन ऑफ अ गुड और सर्विस एक्सर्ट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब इस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, ये बेचारा फिर भी जो है वो कहते हैं ना वो गेहूं के अंदर जो है घुन भी पीस जाता है, तो ये पीसने वाला बंदा है ना। ये है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती है, तो सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होती है। जैसे मान लो आप एक इमेजिन कीजिए कि आपके घर के पास में जो है एक परफ्यूम फैक्ट्री है। अब आप परफ्यूम यूज नहीं करते हो, उसके बाद जो फ्री में आपको खुशबू मिलता है ना, फ्री में मिल रहा है ना, बस ऐसा ही है। ठीक है, आपके घर के पास में मान लो मंदिर है और वहाँ पे भजन हो रहे हैं, तो आपके पाप भी धुल जाते हैं, चाहे मंदिर ना भी जाते हो, है ना, 2-4 पाप आपके धुल ही जाएंगे। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि भैया जो प्लास्टिक वेस्ट है ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। अगर आप इसका यूज भी नहीं करते हो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का, फिर भी ये आपको इंपैक्ट करेगा, है ना। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को फिर भी हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो कन्वीनियंट होते हैं, है ना। उनके बैग्स का यूज करना, बोतल का यूज करना कन्वीनियंट होता है। लेकिन कन्वीनियंट तो होता है, आसान है, लेकिन वो भैया डीकम्पोज होने में बहुत लंबा समय लेते हैं। हजारों हजारों साल लग जाते हैं प्लास्टिक वेस्ट को डीकम्पोज करने में। आप ये समझ लीजिए कि अगर 2-4 हजार साल के बाद अगर धरती को खोजा जाएगा तो भैया यहाँ से प्लास्टिक प्रोडक्ट निकलेंगे, है ना। आपके मोबाइल फोन वगैरह वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, वो खर्च नहीं होंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्लोबल कंजम्पशन। अब ये प्लास्टिक वेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहे हैं, है ना। लो पार्टिसिपेशन इन द रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। तो जितना प्लास्टिक वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लास्टिक जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका इंपैक्ट क्या है? लॉस ऑफ मरीन लाइफ। ये प्लास्टिक अल्टीमेटली कहाँ जाता है? आपके रिवर्स में जाता है, आपकी लेक्स में जाता है, आपके ओशियंस के अंदर जाता है, जिससे मरीन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और एक बार आप ये समझ लीजिए कि मरीन लाइफ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो आसपास के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो उस मरीन लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिश वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो भैया वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। अरे जब फिश ही नहीं रहेगी तो भैया रोजगार क्या ही मिलेगा, है ना। बहुत बड़ी समस्या है। तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ पे है, और टोटल ओवरऑल जो हमारा इकोलॉजी होता है वो तो नेगेटिवली इंपैक्ट होता ही होता है ना। समस्याएं बहुत सारी हैं, तो चैलेंज भी है हमारे सामने और सोल्यूशन भी है। तो चैलेंज और सोल्यूशन को मैंने एक साथ ही कंबाइन कर दिया है, आप इसको इसी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो प्लास्टिक रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। देखिए कंजप्शन एक्सटर्नलिटी का मतलब यह है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल दे यूज द प्लास्टिक प्रोडक्ट बट ओनली फ्यू कंपनीज मेक प्लास्टिक्स। मान लो 1 मिलियन लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 4 या 5 कंपनी ऐसी हो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते बनाती हूँ। तो ये कंजप्शन एक्सटर्नलिटी है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि आप 5, 10, 20, 50 कंपनियों को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो। तो ये जो इसको कॉस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है कंट्रोल करने की। तो हर इंसान को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कंट्रीज ने जो है वो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह को जो है बैन कर दिया, कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जिन्होंने बैन कर दिया, लेकिन इसके भी नुकसान है। चैलेंज तो है लेकिन नुकसान भी है। क्या नुकसान है? देखिए, अगर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन कर देते हो तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये बहुत सारे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, है ना। तो भैया जब कंपनी का पूरा बिजनेस ही प्लास्टिक के ऊपर है तो वो तो खत्म हो गई कंपनी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम जो है वो कम जनरेट होगी। तो ये कुछ समस्या यहाँ पे क्रिएट डेफिनेटली हो सकती हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, एक हमारे पास है कि हम लोग जो है रेगुलेट कर सकते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को, है ना। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फिस्कल रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इको टैक्स लगा सकते हैं। आप इन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाइए जो प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाती हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ये सब इनके ऊपर टैक्स लगाइए। और सिर्फ टैक्स ही मत लगाइए, इनको सब्सिडी देने की भी जरूरत है। तो एक तरफ तो टैक्स लगाना है, दूसरी तरफ सब्सिडी लगानी है। आप ये बोलोगे सर ये कैसे होगा? देखिए, टैक्स आप लगा रहे हो क्योंकि वो प्लास्टिक को यूज कर रही हैं, सब्सिडी आप दे रहे हो ताकि वो प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव जो है कुछ ना कुछ डेवलप करें, कुछ क्लीन टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ लेके आए, उसके लिए आप उनको सब्सिडी दोगे। तो एक हाथ में जो है फूल और दूसरे हाथ में डंडा। पहले तो उनको फूल दिखाओ कि भैया प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बनाओ, फिर उनको डंडा दिखाओ, अगर आप प्लास्टिक यूज करोगे तो हम आपको जो है टैक्स लगाएंगे। तो ये दोनों अप्रोच यहाँ पे जो है लेके चलने की जरूरत है। लेकिन आप जो है बहुत हार्श टैक्स भी नहीं लगा सकते। अगर टैक्स लगाओगे तो डेफिनेटली कंपनीज को जो है नुकसान होगा। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है वो काम करती हैं। और ये जो इको टैक्स है ना, जो टैक्स लगाने की बात कर रहा है, वो हर स्टेज पे लगाया जाता है। वो प्रोडक्शन की स्टेज पे भी लगाया जाता है, कंजप्शन की स्टेज पे भी लगाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल की स्टेज में भी लगाया जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन तो हर जगह क्रिएट होता है ना। वो तो प्रोडक्शन के लेवल पे भी क्रिएट हो रहा है, वो तो कंजप्शन पे भी क्रिएट हो रहा है, हर जगह क्रिएट हो रहा है, डिस्पोजल में भी क्रिएट हो रहा है। तो हर जगह पे आपको टैक्स लगाने की जरूरत है। लेकिन वो टैक्स की रेट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को जो है उनकी इनकम बेचारों की खत्म हो जाए, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि कंपनी को फर्क ही ना पड़े। तो इतना टैक्स होना चाहिए कि वो डेटरेंट की तरह रहे। डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब होता है कि उसको उससे बचा जाए, कंपनियां उसको बचाएं, मगर प्लास्टिक नहीं बनाएंगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कितनी प्लास्टिक जो है वो जनरेट हो रही है? उसके लिए जो है प्लास्टिक मीटर लगा सकते हो, ठीक है। कंपनीज वगैरह में प्लास्टिक मीटर लगा सकते हो, वहां पता चल जाएगा आपको। उसके अलावा जो डिस्चार्ज होता है प्लास्टिक वेस्ट, वहां पे भी मीटर लगा सकते हो, उससे भी पता चल जाएगा। ये तो कुछ आपको करने की जरूरत है। प्लास्टिक मीटर लगाइए, इको टैक्स लगाइए, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं। ये चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने और सॉल्यूशन भी हैं। क्या इसका सिर्फ यही चैलेंज है? नहीं, हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको कैसे आप मिनिमाइज करोगे? क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है प्लास्टिक चेंज का, उसको आप मिनिमाइज करोगे? ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इनको भी जो है कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वाटर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पहले तो उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उन पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद जो है आप सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? देखिए, मल्टीपल यूज ऑफ प्लास्टिक डेफिनेटली आप कर सकते हो। लोगों को एजुकेट करिए, हार्मफुल प्रैक्टिस उसके यूज बताइए उसको, भैया क्या क्या नुकसान होते हैं प्लास्टिक का यूज करने के, है ना। सब्सिडी प्रोवाइड करिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, ताकि प्लास्टिक का कोई सब्सिट्यूट हम लोग बना सकें, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अप्रोप्रिएट डिस्पोजल मैकेनिज्म और द वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर आप ध्यान दीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे करना है, प्लांट वगैरह लगाने हैं कैसे करना है। उसके अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका दूसरे यूज भी कर सकते हो, मतलब उसको कचरे में डालने की बजाय भैया आप उसे रोड भी तो बना सकते हो, या उसको रिसाइकिल कर सकते हो, उससे कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। प्लास्टिक वेस्ट इस समय दुनिया का सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और आने वाले समस्याएं ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समस्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज ही उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि भैया हम लोगों को अपने प्लेनेट को बचाने की ज़रूरत है। और आज हमारे समय प्लेनेट के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से प्लास्टिक वेस्ट भी एक बहुत बड़ी समस्या है, अलोंग विद द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन।
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, है ना। चैलेंजेस भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं। आप टैक्स लगा सकते हो प्लास्टिक की प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी कंजप्शन के ऊपर, है ना, उसके डिस्पोजल के ऊपर। आप पहली काम तो ये कर सकते हो। आप लोगों को एजुकेट कीजिए। प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट बना सकते हो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इसके लिए आप जो है कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकते हो, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप वो भी डेफिनेटली यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने कौन कौन से खास स्टेप लिए हैं, अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हो। इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला कंट्री है जो कि प्लास्टिक कोड हम लोगों ने निकाला है ना। उस प्लास्टिक कोड के अंदर क्या है, उसके अलावा हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल के लेके भी हम लोग कानून लेके आए हैं, जिसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं। उसका कितना बेनिफिट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे वो एक अलग मुद्दा रहेगा, लेकिन यस, इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत सारे एफर्ट ले रही है प्लास्टिक यूज़ को कम करने के लिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड ऑल दैट, है ना। उसके लिए भी काफ़ी सारी पॉलिसीज हम लेके आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग हमने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। 30 अप्रैल से हम लोग फाउंडेशन कोर्स को शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको 1000 से प्लस वो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव का मतलब ये होता है ना कि आप फैकल्टी के साथ सीधा कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको कोई डाउट आता है सीधा उनसे पूछ सकते हो। लेकिन ये सिर्फ क्लासेस नहीं है, यहाँ पे हम आपको प्रीलिम्स की, मेंस की और एसए की टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, ठीक है। कब तक वैलिड रहेगा? मेंस 2023 तक वैलिड रहेगा। आपकी डेली परफॉर्मेंस चेक की जाएगी 15 दिन में, 20 दिन में, हर दिन आपसे जो है डाउट सेशन होंगे, क्विज होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी। तो मतलब पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और सीधा मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।